आज हम कक्षा 10 की विज्ञान में मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार पढ़ाएँगे, जिसमें ये 5वां भाग है। तो देखते हैं, हम आई देख लेते हैं। आई हमारी इस तरीके से होती है, जिसमें से एक उभरा हुआ भाग होता है, जिसमें क्या होता है, एक उभरा हुआ भाग होता है और ये लेंस है, ये कचाव द्रव है और ये 3 परतें हैं और ये ऑप्टिक नर्व है, यानी कि तंत्रिका, प्रकाश तंत्रिका कोशिकाएँ होती हैं। इस तरीके से हम ये फेबिया सेंटिलिसिस है, जहाँ पीत बिंदु बोलते हैं, येलो स्पॉट है, जहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है यहाँ पर? स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है पीत बिंदु पर। और यहाँ पर अंत बिंदु होता है। इस तरीके से हम मानव नेत्र को इस तरीके से देख लेते हैं, जैसे हम बनाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से बनाएंगे हम मानव नेत्र, इसमें एक उभरा हुआ भाग होता है। तो इसमें जो ये सबसे बाहरी परत होती है, ये बाहरी परत, इसे बोलते हैं क्या? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल बोलते हैं इसे। एक फिर अंदर परत होती है, इसे पढ़ते हैं कोर्वाइट। रक्त पटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रक्त पटल। इसे रक्त पटल बोलते हैं। एक अंदर वह परत होती है, ऐसे ये होती है, इसे बोलते हैं रेटिना। तो साथियों, इतना तो आपने जान लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कॉर्निया के बारे में जान लेते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है, इसे कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, इसे कॉर्निया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आइरिस नाम की मसल्स पाई जाती है। ये क्या है? आइरिस नाम की मसल्स है, आइरिस पेशी है। ये आइरिस पेशी का कार्य क्या होता है? तो आइरिस पेशी का कार्य होता है कि लेंस की समंजन क्षमता, जो लेंस के दूर देखने की और पास देखने की क्षमता होती है। तो आप जैसे धूप में जाओगे तो आपकी पुतली सिकुड़ जाएगी, तो यही सिकुड़ जाती है। पास में आओगे तो पुतली फैल जाती है। तो इसी का मेन रोल है इसमें। इसमें यहाँ लेंस फंसा होता है, ये फंसा होता है, लेंस फंसा होता है। तो ये जो लेंस है, जो आइरिस है, जैसे धूप लगती है तो लेंस को क्या कर लेती है, ये पुतली लेंस को छोटा करती है। मतलब ये पुतली ऊपर से लेंस पर चढ़ जाती है, लेंस छोटा दिखाई देने लगता है। लेंस तो नहीं होता है, ये लेंस होता है। ये क्या होता है? लेंस होता है। और ये निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव होता है। इसमें जीवन नहीं होता है, तो ये कैसा होता है? निर्जीव होता है। ठीक, अब हम इसके बारे में थोड़ा, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर जल जैसा द्रव भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है? जल जैसा द्रव, जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव। क्या कहते हैं? जलीय द्रव होते हैं। अब हम आँख के जो ब्लैक ब्लैक पार्ट के पीछे होता है, उस भाग को देख लेंगे। अभी हमने समझा ये कॉर्निया भाग, अभी तो हमने समझा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक क्या, यहाँ क्या था? यहाँ लेंस था, यहाँ पेशियाँ थी, आइरिस पेशी। जब हम ये वाला भाग समझ लेते हैं, तो इस वाले भाग को हम पटल बोलते थे, इस वाले भाग को हम रक्त पटल बोलते थे, इस वाले भाग को हम रेटिना बोलते थे। क्या बोलते थे? रेटिना। तो रेटिना पे आपने ये देखा होगा कि यहाँ से ये तंत्रिकाएँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं यहाँ से? बहुत तंत्रिकाएँ निकलती हैं आँख से, जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक तंत्रिकाएँ। प्रकाशिक तंत्रिका, प्रकाशिक। इसमें हम देख लेते हैं जो बाहरी परत है, वो दृढ़ पटल बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? इसे दृढ़ पटल बोलते हैं। ये जो बीच की परत है सफ़ेद सफ़ेद, इसे रक्त पटल बोलते हैं। इसे बोलते हैं? रक्त पटल बोलते हैं। और जो आंतरिक परत ब्लैक ब्लैक दिख रही है, ये रेटिना है और ये प्रकाश तंत्रिका है। ये इसमें यहाँ पे क्या है? लेंस फंसा हुआ है। ये आइरिस पेशी है। क्या पेशी है? ये आइरिस पेशी है। ये कॉर्निया भाग है जो भरा हुआ होता है। और कॉर्निया और जो लेंस के बीच होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच यहाँ जलीय द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? जलीय द्रव भरा रहता है। और ये लेंस और इसके बीच एक कचाव द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? ये कचाव द्रव भरा रहता है, यानी अंगूर जैसा द्रव होता है, जिसे हम कचाव द्रव बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि रेटिना पे जो यहाँ होता है, रेटिना पे जो यहाँ होता है, यहाँ पर पीत बिंदु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पीत बिंदु। तो यहाँ पे पाया जाता है अंध बिंदु। कौन सा बिंदु? अंध बिंदु। तो स्पष्ट प्रतिबिंब जो बनता है, वो पीत बिंदु पर ही बनता है। स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट दृश्य जो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर बनता है। अंध बिंदु पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। और ये दोनों बिंदु कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना पे। तो यदि हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हम लगाएंगे कि अगर पीत बिंदु नहीं है तो रेटिना पे, और रेटिना नहीं है और पीत बिंदु भी नहीं है तो मैक्युला लुटिया, जो ए भाग होता है, ये आपकी पुतली होती है। अपने आईना में देखा होगा, बीच में एक बड़ा काला, बड़े काले के अंदर एक छोटा काला दिखता है। जो छोटा काला दिखता है, एक बड़ा काला दिखता है। जैसे
बड़े काले के अंदर एक घेरा और दिखता है, तो जो ये बड़ा काला है। और जो ये अंदर वाला जो घेरा दिखता है, ये वाला काला आइरिस का दिखता है, ये वाला आइरिस का दिखता है, ये वाला जो है ये पुतली का दिखता है। इस तरीके से हम देख लेते हैं नेत्र। अब चलते हैं नेत्र की संरचना की तरफ। तो मानव नेत्र क्या है कि मानव नेत्र है जो हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण है, जिससे हम संसार के सभी रंगों को देख सकते हैं। मानव नेत्र क्या है, हमारी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो हमें सभी रंगों को देखने योग्य बनाती है। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास की वस्तुओं को देख सकता है और दूर की वस्तुओं को भी देख सकता है। की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की वस्तुओं को भी आसानी से देख सकता है। यह प्रकाश संवेदी है। कैसा ये प्रकाश संवेदी है? हम बात करेंगे दृढ़पटल की। तो दृढ़पटल क्या? जो दृढ़पटल होता है, मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है। मानव नेत्र कैसा होता है? एक खोखले गोले की भांति होता है। इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता रहता है, इसे हम दृढ़पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़पटल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? दृढ़ जी। ये क्या है सबसे? ये क्या? मानव नेत्र के खोखले की भांति होता है जिसका व्यास 25 mm होता है, जो बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी परत द्वारा ढका रहता है। इससे श्वेत परत से ढका रहता है। हमारा नेत्र जो आईने में देखें श्वेत परत दिखता है, यह पारदर्शी परत होती है और दृढ़ होती है, यानी कि मजबूत होती है, जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। ये आपकी दृढ़पटल है। चलते हैं हम रक्त पटल पर। जो रक्त पटल होती है इसे कोरवाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरवाइड बोलते हैं। ये जो ये मोटी मोटी संरचना है, ये आपकी रक्त पटल है। क्या है? रक्त पटल। ये जो रक्त पटल है, ये सफेद परत होती है ना, जो आँख की बाहरी वाली, तो श्वेत परत की भीतरी परत पर, यानी श्वेत परत और रेटिना के बीच ये परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? श्वेत परत और रेटिना के बीच ये परत पाई जाती है। तो श्वेत परत, जो रक्त पटल होती है, ये श्वेत परत के भीतरी भाग पर लगी हुई होती है। एक काले रंग की झिल्ली होती है ये, जिसे हम रक्त पटल कहते हैं। यह प्रकाश किरणों को अवशोषित करती है और ये आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इसके बाद आती है आपकी इसके बाद आती है रेटिना। रेटिना क्या है? रक्त पटल, इनकी जो भीतरी परत होती है, मतलब ये क्या होती है? ये बाहरी परत होती है, ये जिसे हम दृढ़पटल बोलते हैं। तो ये परत होती है जिसे हम रक्त पटल बोलते हैं। रक्त पटल के जो भीतर तीसरी परत होती है, इसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो ये सबसे नेत्र की भीतरी परत होती है। इसमें क्या होती है कि दृष्टि नाड़ियाँ निकलती हैं। ये है आपकी रेटिना। क्या है? ये आपकी रेटिना है और ये आपकी दृढ़पटल बाहरी परत है, ये मध्य परत है, ये आंतरिक परत है। तो आंतरिक परत को हम रेटिना कहते हैं। इसमें प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती हैं? एक तो रॉड की तरह कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? रॉड की तरह, जैसा रॉड अपन जलाते हैं ना, वैसी रॉड की तरह होती हैं। और दूसरी कोशिकाएं जो होती हैं, कोन की तरह होती हैं, यानी कि
बल्ब की तरह होती हैं। तो सीधे सीधा बात, जो रॉड कोशिकाएं होती हैं, ये इससे रात में दिखाई देता है। जो ये कौन कोशिकाएं होती हैं, इन्हें कौन कोशिकाएं बोलते हैं, इसे में दिन में दिखाई देता है। तो ये रॉड कोशिकाएं जो होती हैं, ये किस में पाई जाती हैं? तो हम जंतु की बात करें तो ये रॉड कोशिकाएं हमें मिलती हैं। तो जो रॉड कोशिकाएं हमें मिलती हैं किसमें? रॉड सेल्स, यानी रॉड कोशिकाएं मिलती हैं हमें। रॉड कोशिकाएं इन्हीं को बोलते हैं शलाका कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? शलाका कोशिकाएं। शलाका कोशिकाएं ये मिलती हैं रात्रिचर जीवों में, जो रात्र में घूमते फिरते रहती है। ऐसे जीवों में ये कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे हमारा उल्लू, चमगादड़, चिफली, जितने भी रात्रिचर जीव हैं जिसमें रॉड कोशिकाएं यानी शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? ये शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे हमें रात को दिखाई देता है। इसमें दिन में हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसमें शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। और मुर्गे में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कौन कोशिकाएं। कौन सी? कौन कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी? कौन या शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये त्रिभुज के आकार की या लट्टू के आकार की होती हैं, यानी बल्ब के आकार की होती हैं। इसलिए बोलते हैं कि मुर्गा 4 बजे क्यों कुकरुक बोलता है। इसी की वजह से कि 4 बजे उजाला से उसे महसूस होने लगता है और लगने लगता है सुबह हो गई। तो ये कौन कोशिकाओं की वजह से मुर्गा सुबह उठता है और 4 बजे बोलता है कि अब सुबह हो गई, सभी लोग जाग जाओ। और मुर्गा जल्दी सो जाता है, जैसे ही शाम होती है मुर्गा सो जाता है। तो मुर्गा क्यों सो जाता है? तो मुर्गा में क्या होती है, कौन कोशिकाएं होती हैं, और जो अंधेरा होने लगता है तो उसे रात को दिखाई नहीं देता। रात को किन कोशिकाओं से दिखाई देता है? तो शलाका कोशिकाएं से दिखाई देता है रात को। और मुर्गे में शलाका कोशिकाएं होती नहीं है, इसलिए जैसे ही रात होती है वैसे ही मुर्गा सो जाता है। शाम होती है सो जाता है, उसे लगता है कि रात हो गई, अब मैं सो जाऊं। इसको आप पढ़ सकते हो, ये रेटिना के बारे में बताया गया है। ये रक्त की जो आंतरिक परत होती है, इसमें दृष्टि नाड़ियों का बना एक पर्दा होता है, जिसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। इसमें शंक्वाकार एवं दंडाकार, इसे हम शलाका भी कहते हैं और दंडाकार भी कहते हैं। दंडा रॉड के आकार का तो होते हैं, रॉड शेप्ड। तो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, प्रकाश की तीव्रता के लिए सुखराई होती हैं। और नोट, मुर्गे की रेटिना में दंडाकार कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, बहुत कम होती हैं। प्रकाश की तीव्रता के लिए जो सुखराई, यही कारण है कि मुर्गा सूर्योदय होते ही जाग जाता है तथा सूर्यास्त होते ही सो जाता है। रेटिना में जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं, ये निकलती हैं इस साइड से प्रकाश तंत्रिकाएं। तो नेत्र के सामने जो भाग उभरा हुआ होता है, ये वाला भाग उभरा हुआ होता है, इस भाग को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। प्रकाश कॉर्निया से होकर नेत्र में अंदर जाता है, यानी प्रवेश करता है। तो प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन कर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो अपवर्तन कर देता है, काफी पृष्ठ की जो कॉर्निया होती है हमारी, ये अपवर्तन कर देती है। तो कॉर्निया का कार्य क्या है? प्रकाश का अपवर्तन करना, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करना। अब हम आयरिस की बात करते हैं। तो जो कॉर्निया के पीछे का भाग होता है, ये वाला आयरिस, ये दिखाई दे रही काली काली, ये आयरिस है। आयरिस ऐसी 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 होती हैं दोनों तरफ से, और ये लेंस को बीच में पकड़े रहती हैं। लेंस के बीच में क्या करी रहती हैं? पकड़े रहती हैं। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली होती है, झिल्ली के पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। यह कैमरे में डायफ्राम के समान होता है। तो कैमरे से किसकी तुलना की गई है? तो कैमरे से आइरिस की तुलना की गई है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसमें शटर, जिसमें इसे परितारिका भी कहते हैं। तो आइरिस को क्या कहते हैं? परितारिका भी कहते हैं। आइरिस के मध्य में पुतली होती है, जैसे हमने बताया तुम्हें कि जो ये पुतली होती है, क्या होती है? आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है। क्या होता है? एक छिद्र होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है
पुतली के आकार को आइरिस या परितारका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे ही हम आइरिस, तो हमने बताया था आइरिस जो होती है, आइरिस क्या होती है, आइरिस दिखाते ये आइरिस है, देखो ये आइरिस जो पीले पीले लेंस को पकड़े हुए है, और दोनों आइरिस के बीच जो लेंस दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। तो आइरिस समझ में आ गई, ये जो काली काली है ये आइरिस है, और ये इधर से रेटिना है, ये क्या है, रेटिना है इधर। तो आइरिस यहाँ से चालू होती है, यहाँ से ये आइरिस है जो लेंस को पकड़े हुए, अच्छे तरीके से पकड़े हुए। क्या करती है कि जैसे प्रकाश तेज आता है, चमक आता है, तो वायरस लेंस को अंदर की तरफ खींच लेती है, तो लेंस छोटा दिखाई देने लगता है इधर से बाहर से। और जब अंधेरा आता है तो ये इसको लेंस को आगे की तरफ धकेल देती है, जैसे लेंस बड़ा दिखाई देने लगता है। तो ये है आपके आयरिस के कार्य। तो आयरिस के मध्य एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र पुतली के तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। पुतली के आकार को आइरिस या परितारका, आइरिस को परितारका कहते हैं। आइरिस एक पेशी होती है, ये परितारका कहते हैं। वही लिखा जैसे हमने बताया इसमें कि जब प्रकाश अधिक चमकीला होता है। तो अब आते हैं हम नेत्र लेंस की बात करने लगते हैं। तो नेत्र लेंस क्या है, नेत्र लेंस आपने समझ ही लिया हो कि नेत्र लेंस को आइरिस पकड़े रहती है। ये कांच का एक बना हुआ पारदर्शक, ये क्या हुआ, ये क्या है, ये आइरिस के ठीक पीछे एक प्रोटीन का बना हुआ एक कांच जैसा ऐसा पर एक लेंस, पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्वयोत्तल लेंस पाया जाता है। तो मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है, द्वयोत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अभिसारी प्रकृति का होता है। कैसे होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कि नेत्र लेंस कैसा होता है, द्वयोत्तल लेंस होता है, वो अभिसारी प्रकृति का होता है। पिछले भाग की वक्र त्रिज्या छोटी, अगले भाग की वक्र त्रिज्या बड़ी होती है। लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, तो 1.44 होता है। अब चलते हैं सिलियरी पेशियां। सिलियरी पेशियां क्या होती हैं, जो नेत्र लेंस की मांसपेशियों की सहायता से अपने ही स्थान पर ही नेत्र लेंस को, अब ये सिलियरी पेशियां क्या होती हैं, सिलियरी पेशियां ये होती हैं कि ये आइरिस के साथ ही, आइरिस आगे की तरफ जैसे ये होती है आइरिस, और ये पिछले भाग में कुछ पेशियां और होती हैं जिसे बोलते हैं, पिछले भाग में कुछ और पेशियां होती हैं जो लेंस को साधे रहती हैं, इसे बोलते हैं सिलियरी पेशियां। क्या बोलते हैं, सिलियरी पेशियां बोलते हैं। तो नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही उसे साधे रहती हैं, इसे हम सिलियरी पेशियां कहते हैं। इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है। यानी कि जो हम आरएस पेशियों का कार्य बता चुके हैं, वही ये इस सिलियरी पेशियों का कार्य भी होता है। इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक किया जा सकता है, जिससे दूर या पास वाली वस्तुओं को जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बन सके। इनसे जो नेत्र लेंस को आगे और पीछे की तरफ धकेला जाता है ताकि जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बन सके। ये क्या है, ब्लैक ब्लैक रेटिना। अब रेटिना के बारे में हम पढ़ते हैं। रेटिना क्या है, इस पर प्रतिबिंब बनता है। यह सुग्राही, प्रकाश सुग्राही होती है। ये रक्त पटल के नीचे होती है, रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर होती है। इसमें दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इसमें शंक्वाकार कोशिकाएं यानी कि बल्ब के आकार की कोशिकाएं, दंडाकार कोशिकाएं यानी कि रॉड के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं हमने। यहाँ क्या जलीय द्रव भरा रहता है, यहाँ कच्चा द्रव भरा रहता है। तो ये जलीय द्रव है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इस द्रव को हम जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य भी एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं। यहाँ देखो कचाप द्रव भरा रहता है। ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है।
इसके बीच कौन सा द्रव भरा रहता है? का चाप द्रव, यही बताया हमने। और नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच, ये कॉर्निया है, ये नेत्र लेंस है। यहाँ कौन सा द्रव भरा रहता है? तो यहाँ जलीय द्रव भरा रहता है। समझ में आ गया? अब हटेंगे पीत बिंदु। तो रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस पर बिंदु पर प्रकाश की शुक्राहता सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की शुक्राहता पीत बिंदु पर सबसे अधिक होती है। कहाँ होती है प्रकाश की शुक्राहता? पीत बिंदु पर। इसी पर ही प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ये हम बताएंगे चित्र में कि ये कहाँ होता है। यहाँ पर जो पाया था पीत बिंदु पाया जाता है, यहाँ पर जो पाया जाता है वो अंध बिंदु पाया जाता है। तो पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, अंध में प्रतिबिंब नहीं। पीत पर प्रतिबिंब। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु से प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर प्रकाशता शून्य होती है। जिस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रेकिंग न्यूज जो कि एक साबुन पर है जिसका नाम है रथिरा केसर साबुन, जिसकी कीमत है 10,000। तो यह एक केरल के वैद्य ने आयुर्वेदिक साबुन तैयार किया जिसकी कीमत है 10,000। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? हाँ, केरल के एक 75 वर्षीय वैद्य ने सबसे महंगा आयुर्वेदिक साबुन बनाया है और इसकी कीमत 10,000 रुपये है। तो ये रहे वो वैद्य, तो आप देख लीजिए जिन्होंने इतना महंगा साबुन बनाया है। तो चलिए आगे देखते हैं आखिर इतना महंगा साबुन इन्होंने क्यों बनाया है। यह वैद्य 50 वर्ष से अधिक वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने पूरे भारत से अपनी आयुर्वेदिक दवा से कई बीमार लोगों को सुधारा है, लेकिन हाल में उनके द्वारा आविष्कार किया गया नहाने का साबुन अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है। जैसा कि पिछले वर्षों में त्वचा की समस्याओं और शरीर की समस्याओं वाले कई रोगियों ने उनसे मुलाकात की है। अपनी सभी समस्याओं का सामना करने के बाद वैद्य ने पाया कि त्वचा की विभिन्न समस्याओं का मुख्य कारण रासायनिक साबुन है जिसका हम हर दिन उपयोग करते हैं। आज के बाजार में 90% साबुन केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं और उनमें लोगों की त्वचा की समस्याओं को सुधारने के लिए कोई स्किन केयर औषधि तत्व नहीं होते। सुगंध के लिए उन साबुनों में रसायनों की उच्च उपस्थिति के लिए उन्हें बुरा और परेशान भी महसूस हुआ। चूँकि उन्हें लगातार त्वचा शरीर की गर्मी से संबंधित सैकड़ों रोगियों का सामना करना पड़ा, इसलिए वे 10 वर्षों से अधिक समय से एक बेहतरीन प्राकृतिक साबुन बनाने के बारे में शोध में लगे हुए हैं जो अधिकांश समस्याओं का समाधान करेगा। तब से उन्होंने अविश्वसनीय औषधि प्रभाव के साथ मुख्य रूप से महंगे प्राकृतिक केसर और शुद्ध लाल चंदन से मिलकर एक असाधारण सूत्र के साथ साबुन बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही उन्होंने यह सुपर साबुन 1000 से अधिक लोगों को जांचने के लिए दिया और परिणाम अभूतपूर्व था। उस साबुन को प्रकृतिवादी लोगों को बीच जबरदस्त टक्कर मिली। केरल वैद्य द्वारा बनाए गए प्राकृतिक साबुन के इस फॉर्मूले के लिए रथिरा आयुर्वेद ने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो अब रथिरा केसर नाम से कई लोगों तक पहुंच चुकी है और इस प्राकृतिक साबुन की मांग दिन ब दिन काफी बढ़ गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान में इस साबुन के खरीदार ज्यादा हैं। भारत में बने इस साबुन की कीमत लगभग 10,000 रुपये है, जिसमें ईरान के ग्राहक तक पहुंचने पर अन्य सभी खर्च शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि एक साबुन की कीमत उस देश की कीमत के हिसाब से 10,000 के करीब होती है। अब रथिरा केसर साबुन की दुनिया भर में ख्याति है और यह भारत में केवल 299 में बिकता है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राकृतिक उत्पादों और औषधीय गुणों के साथ एक वास्तविक आयुर्वेदिक साबुन का उपयोग करना पसंद कर हैं तो हमें नीचे अपना विवरण दें। कंपनी 299 नेत्र की समझन क्षमता क्या है? तो हम ये क्षमता क्या है, मतलब आँख की पावर क्या है? तो एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई, ये पावर है मांसपेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार
परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे हम देखते हैं चित्र, हमने देखा जैसे नेत्र का ये भाग जो होता है, ये भाग कॉर्निया कहलाता है। ये गोलक हो गया नेत्र का। तो ये कॉर्निया वाला भाग होता है ना, इसमें एक लेंस लगा हुआ था ये प्रकार का। ये लेंस क्या है? ये लेंस। इस पर जो पेशियां लगी रहती हैं, इस पर जो पेशियां होती हैं, इस पर जो ये पेशियां ऐसी ऐसी लगी रहती हैं, ये पेशियां इस तरफ भी लगी रहती हैं पेशियां, ये पेशियां होती हैं ना। तो ये क्या है, नेत्र को इस तरफ भी लाती हैं खींच करके और इस तरफ भी ले जाती हैं। ये निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कैसा है और प्रतिबिंब में उजाला कैसा है, और ये ले जाके अपनी रेटिना, यहाँ पर जो रेटिना परत होती है अंदर की, इस पर प्रतिबिंब को फोकस करती है। क्या करती है? फोकस करती है। अब प्रतिबिंब कहाँ है? जैसे प्रतिबिंब ये है, तो यहाँ पर जो जो किरणें जाती हैं नेत्र लेंस में, ये इसके अनुसार जैसे उसके फोकस नहीं कर पा रही इधर, तो नेत्र लेंस इधर खिसक जाएगी, मांसपेशियां खिसका देंगी। यही तो इनकी ये क्षमता है। क्या है? ये क्षमता है। तो यही लिखा है, मांसपेशियों द्वारा नेत्र फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस को इधर उधर करना, इस तरफ करना, इस तरफ करना पेशियों द्वारा, यही उसकी समंजन क्षमता रहती है। अब हम जानेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता को किन किन बिंदुओं द्वारा बताया जा सकता है। तो एक होता है दूरबिंदु। नेत्र का दूरबिंदु यानी नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, देख सकता है नेत्र। तो नेत्र से अधिकतम दूरी वह बिंदु है जिससे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है। अब बिना समंजन क्षमता के क्या मतलब है? इधर बिना समंजन क्षमता के मतलब आंखों पर बिना कोई जोर डाले दूर तक देखना। तो आंखों पर कोई प्रेशर न पड़े और हम किसी वस्तु को दूर, ज्यादा से ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, वह नेत्र का दूरबिंदु है। क्या मतलब हुआ? कि नेत्र अधिकतम दूरी पर जो आसानी से बिना किसी आंख पर प्रेशर डाले, आंख पर कोई दिक्कत डाले या बिना प्रेशर डाले हम उस वस्तु को देख सकते हैं, वह नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। बिना किसी परेशानी के हम किसी वस्तु को दूर तक देख सकते हो, दूरबिंदु होता है। ऐसे नेत्र का निकट बिंदु होता है कि बिना किसी परेशानी के अब मनुष्य का जो दूरबिंदु होता है वो कितना होता है? तो दूरबिंदु कहाँ तक देख सकता है? अनंत तक देख सकता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, इस बार आया था कि मनुष्य का दूरबिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। अब मनुष्य का नेत्र का निकट बिंदु, निकटतम बिंदु वो है जिस पर मनुष्य अपनी निकट की वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगाकर देख सकता है, वह निकट बिंदु कहलाता है। इसमें दूरबिंदु में शक्ति नहीं लगा रहा था, निकट बिंदु में शक्ति लगा रहा है। यानी कि हम ज़्यादा की, अब जैसे हम आँखों, ये आँख है, आँख हमारी यहाँ तक देख सकती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ वस्तु को ला रहे हैं तो आँखों में कुछ वैसा लगे, कुछ प्रेशर सा पड़ेगा। तो जो अधिकतम प्रेशर के बाद भी हम जो साफ देख सकते हैं, वही नेत्र का निकट बिंदु है। तो ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है नेत्र का निकट बिंदु। तो इससे हो जाएगी वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम क्षमता या ताकत लगाकर स्पष्ट देख सकता है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। अब न्यूनतम दूरी नेत्र की क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी नेत्र की 25 सेंटीमीटर होती है, बता चुके हैं हम। अब रेंज परास क्या है? कभी कभी यह दृष्टि विस्तार क्या है, तो यहाँ से हेडिंग बन जाती है रेंज परास, यानी कि दृष्टि विस्तार।
ये दृष्टि विस्तार है। दृष्टि विस्तार निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम दृष्टि दोष और उनका करेक्शन कैसे करते हैं, उनका संशोधन कैसे करते हैं। तो दोष क्या है? डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर इन करेक्शन, इसका करेक्शन कैसे करेंगे और दोष क्या होते हैं। तो जब मनुष्य की दूर की वस्तुएं में कुछ दिक्कत होती है या पास की वस्तुएं में कुछ देखने में दिक्कत महसूस होती है, तो इससे जो प्रतिबिंब है, जो रेटिना जो परत होती है उसके आगे या पीछे कहीं भी बन जाता है, तो इसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। स्वस्थ नेत्र होते हैं तो जो उसकी पेशियां होती हैं वो लेंस को इधर उधर करके रेटिना पर फोकस कर देती हैं, लेकिन जब दोष आ जाते हैं तो वो प्रतिबिंब को या तो रेटिना से पहले फोकस करती हैं या रेटिना के पीछे कहीं बना देती हैं। इसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को आप ध्यान से समझ लीजिए, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया यानी कि मेरा पिया। पिया जी होंगे तो वो पास बैठे होंगे, यानी कौन होंगे? निकट बैठे होंगे पिया जी। तो पिया अपनी प्रिया के पास ही बैठा होगा, इससे मतलब निकट बैठा होगा, इससे स्पष्ट होगा। तो मायोपिया मतलब मेरा पिया निकट दृष्टि दोष, मेरा पिया निकट ही बैठा होगा, इसलिए निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष है तो पिया जी हैं, जब निकट बैठे होंगे तो साफ दिखाई देंगे ना। तो निकट दृष्टि दोष में इसका अर्थ है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की धुंधली दिखाई देती हैं। किसी दिखाई देती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं। तो यही है, मतलब जो मेरा पिया होगा वो जब पास बैठा होगा तो साफ तो दिखाई देगा। तो कभी कभी बच्चे किसमें कंफ्यूज हो जाते कि निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की धुंधली दिखाई देती हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसमें ये है, इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ फोकस हो जाता है? ये रेटिना है, मान लो कौन सी है? रेटिना परत है। प्रतिबिंब को कायदे से यहाँ बनना चाहिए, लेकिन प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? यहाँ। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। तो यदि लेंस के निकट बन रहा है, इसलिए निकट दृष्टि दोष कहते हैं इसे। क्योंकि लेंस के पास बन रहा तो निकट दृष्टि, यही प्रतिबिंब ये धार बनता तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। क्योंकि रेटिना से दूर बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। क्योंकि लेंस में जो दिक्कत आ गई है, पेशियों में जो दिक्कत आ गई है, वो प्रतिबिंब को कहाँ फोकस कर रही हैं? बीच में ही फोकस कर दे रही हैं, इससे हमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो इसके निवारण के लिए क्या, इसका कारण क्या है? अब कारण क्या है तो आप सीधा सीधा कारण देख सकते हैं। क्या कारण देख सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो क्या हो गई? कम हो गई है और गोला बड़ा हो गया है। तो यही है इसका निवारण कारण कि लेंस की वक्रता बढ़ गई है, लेंस की वक्रता बढ़ गई है, जिसके कारण की फोकस दूरी कम हो गई। तो फोकस दूरी कम हो गई है और नेत्र का गोलक का व्यास बढ़ गया है, ये दोष का कारण है। अब इसका निवारण क्या करेंगे? तो निवारण में सीधा सीधा है कि ये निकट दृष्टि दोष है, तो निकट में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3। तो 4 अक्षर वाला इसमें लेंस लगाएंगे हम, चश्मे का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। इसका किरण आरेख है, आप देख सकते हैं कि अवतल लेंस लगा हुआ है, अवतल लेंस का चश्मा लगा हुआ है, जो किरणों को क्या है यहाँ से फैला देता है। पहले यहाँ फोकस हो रही थी, जब फैला दिया तो ये रेटिना पे जाके फोकस होने लगी। अब देखते हैं हम दूर दृष्टि दोष यानी कि लॉन्ग साइड नेसेंट हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि जब किसी का पिया मेट्रो पर बैठ के चला जाता है
तो दूर चला जाता है, यानी कि दूर तक हमें दिखाई देता है। पिया जा रहे हैं, पिया जा रहे हैं। तो मेट्रो मतलब दूर। मेट्रो पर बैठकर दूर चले गए तो दूर दृष्टि दोष हो गया, मतलब दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और निकट की धुंधली दिखाई देती हैं। तो निकट की जब धुंधली दिखाई देती हैं तो ये है, इसमें क्या हो गया, फोकस दूरी बढ़ गई है और गोला फोकस दूरी से छोटा हो गया है। क्या हो गया, फोकस दूरी से छोटा रहा, यही इसके कारण है। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे हम, चश्मा का हम प्रयोग करेंगे, यही इसका कारण है। तो कारण देख लेते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो गई है, जिससे फोकस दूरी बढ़ गई है। नेत्र की मांसपेशियां कमजोर हो गई, जो लेंस को इधर उधर करती थी वो कमजोर हो गई हैं, जिससे नेत्र गोला का व्यास भी कम हो गया है। इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही लिखना है यहाँ पर और नहीं लिखना है। कुछ और दोष देख लेते हैं। जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया। आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है तो उसकी जो नेत्र की पेशियां हैं, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, जिस कारण उसकी जो प्रतिबिंब है उसको रेटिना पर फोकस करने की क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति दूर और निकट दोनों की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका जो कारण है वो नेत्र कैसा हो जाता है, तो नेत्र कठोर हो जाता है, नेत्र में शक्ति कम हो जाती है। निवारण के लिए हम उत्तल अवतल दोनों का साथ चश्मा बनवाएंगे। द्विफोक्सी लेंस उत्तल अवतल का बना हुआ दोनों का चश्मा लगाएंगे, तो इसका निवारण हो गया। दूसरा है एस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता। ऐसे में क्या होते हैं, या तो इंसान को खड़ी लाइनें दिखाई देंगी या इंसान को आड़ी लाइनें दिखाई देंगी। अगर दोनों साथ हैं तो उसको सिर्फ एक ही प्रकार की लाइनें दिखाई देंगी, या आड़ी दिखाई दे सकती हैं या खड़ी दिखाई दे सकती हैं। इसके लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। इनकी जो लेंस कैसा हो, बेलन के आकार का हो, ऐसे की लेंस का प्रयोग करेंगे। कर्निया की गोलाई कम हो जाती है, यह बेकार हो जाती है। और वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये अनुवांशिक रोग भी है, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, रोग कुछ ही रंगों को देख पाते हैं, जैसे लाल रंग है और नीला रंग है, तो ये यहाँ से लाल रंग मान लो और यहाँ से नीला रंग मान लो, यहाँ से नीला रंग है। तो ये जो यहाँ पर ये है, ये क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर साफ दिखाई नहीं देगा ऐसे रोगी को। यही है इसकी वर्णांत की पहचान। ये हरा लाल रंग कुछ पहचान नहीं कर पाते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस स्पष्ट है कि रंग विभेद नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा सुना हो कि मोतियाबिंद क्या होता है। तो मोतियाबिंद क्या होता है कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्ति का नेत्र का क्रिस्टल या लेंस दूधिया हो जाता है, यानी उसका जो कांच का लेंस होता है वो सफ़ेद हो जाता है या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को ही मोतियाबिंद कहते हैं। इससे कारण नेत्र की दृष्टि कमजोर पड़ जाती है, दृष्टि में दिखाई नहीं देता। मोतियाबिंद को शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि को वापस लौटाना संभव होता है। इसमें ऑपरेशन किया जाता है, लेंस दूसरा डलता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को अपने अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर ही देख सकता है। उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए वह अनंत दूरी तक देख सके। वैसे निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की नहीं साफ दिखाई देती हैं, तो कौन हो गया, निकट दृष्टि दोष। तो इनमें अवतल लेंस का चश्मा लगेगा ना, क्योंकि उसे दूर की देखना चाहता है। दूर की मतलब देखना चाहता है ताकि और क्वेश्चन में कहा गया है कि दूर की नहीं देख सकता, तो धुंधली दिखाई देती हैं दूर की, तो क्या हो गया उसे, निकट दृष्टि दोष। उसे अपने चश्मे में कौन से और वो कितनी फोकस दूरी की लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको हमने एक सूत्र बताया था, F बराबर लेंस का
UV और U-V, ये वाला। इसमें अब मान रख दीजिए, आ जाएगा। तो वस्तु कहाँ है? अनंत है। दूर दूर कितना होता है? दूरदृष्टि अनंत होती है, तो अनंत पर वस्तु रखी है। और V कितना है? 7 है, तो -7 हो जाएगा। नीचे भी -7 हो जाएगा, तो इसका क्या जाएगा? 7 ही आ जाएगा, क्योंकि अनंत का कुछ लिखते नहीं है, 7 आ जाएगा इसका। 7 -7, तो -7 किसकी होती है? अवतल लेंस की। तो निकट दृष्टि उसमें वैसे भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी वैसे ही सवाल है, तो इसमें 28 आ जाएगा। और इसमें क्षमता पूछा गया है, क्या है? तो क्षमता पूछा गया, तो क्षमता क्या होती है? क्षमता क्या होती है? अब क्षमता का सूत्र जानते हैं, E बराबर 1/100 AF है। अगर 100 ऊपर है तो ये सेंटीमीटर में होगी, तो ये मीटर में पूछेगी। क्या में? तो क्या होगी? E बराबर 1/F, मीटर में इतनी होती है। F का मान 28 है। 28 के भाग 1 में दे देंगे, मतलब 1 पे से पॉइंट लगा के 10 बना, यहाँ पॉइंट 0 करते 0 बढ़ गया, फिर पॉइंट लगा फिर 0 बढ़ गया। इस तरीके से 28 के भाग 3 बार चला जाएगा, ऐसे इसके 3 आ जाएगा। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी को देख सकता है। कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी देख सकता है, मतलब कम ही देख सकता है। यदि व्यक्ति दृष्टि दोष निवारण है तो चश्मे का प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो सीधी सीधी बात, इसमें उत्तल लेंस होगा। दूरदृष्टि देख 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, तो दूर की वस्तु तो देख सकता है, लेकिन पास की नहीं देख सकता। इसके लिए इसको 25-45 हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगा लेंगे। मानव नेत्र के जो भाग होते हैं वो दृष्टिपटल, आइरिस, पुतली, ये सभी भाग नेत्र के होते हैं। आइरिस के मध्य छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो उसे हम पुतली बोलते हैं। नेत्र लेंस होता है तो होता है अभिसारी, उभयोतल होता है। कांच कच्चाभ द्रव उपस्थित होता है, तो कच्चाभ द्रव कहाँ पाया जाता था? तो कच्चाभ द्रव जैसे गोला है, तो कच्चाभ द्रव कांच और रेटिना के बीच पाया जाता था। यहाँ जलीय द्रव होता था, यहाँ कच्चाभ द्रव होता था, यहाँ कच्चाभ द्रव होता था। तो जिस बिंदु पर दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं वहाँ उससे क्या कहते हैं? तो वहाँ पर अंध बिंदु होता है। क्या होता है? अंध बिंदु। वहाँ दृष्टि का प्रतिबिंब नहीं बनता। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो रेटिना पर बनाता है, डी ऑप्शन है। मानव के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर ही बनेगा। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो होता है आपका, तो उल्टा होता है, परंतु मस्तिष्क को सीधा अनुभव दिखाई करता है, तो बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है, तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और दूर क्या होती है? अनंत होती है। स्वस्थ नेत्र के दूर बिंदु क्या होता है? तो अनंत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निकट दृष्टि दोष वाले को दूर रखी वस्तु में स्पष्ट देख सकता है, तो नहीं, निकट की वस्तु में यही साफ देखेगा, तो ये सी सही है इसका। निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु होता है, तो वो अनंत से कम दूरी पर। जो दूर बिंदु का होगा अनंत से पहले दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई दूर तक नहीं दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे का, तो निकट के साथ अवतल। एक व्यक्ति 2 मीटर की दूरी देख सकता है, कोई स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो जब 2 मीटर की दूरी यानी कि पास की वस्तु नहीं देख सकता है तो उसे दूरदृष्टि दोष है। वह दोष कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग किया जा सकता है? 2 मीटर की रखी वस्तु को नहीं देख सकता है,
प्रकृति क्षमता का प्रयोग। सॉरी, इसमें 2 मीटर है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी को तो वो देख लेता है, लेकिन 2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। तो ये तो निकट दृष्टि दोष कहा है। इसलिए क्षमता बटे होता है, निकट के साथ अवतल का प्रयोग करेंगे तो माइनस में जाएगी दूरी इसकी, सीधी सीधी बात है। और फॉर्मूला होता है क्या, P बराबर 1/f। f का मान दे दिया गया 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5 ऋण में आ जाए, क्योंकि अवतल लेंस की ऋणात्मक दूरी होती है। एक छात्र कक्षा में सबसे पिछले सीट पर बैठकर बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ सकते नहीं, कि दूर का दिखाई देता है, परंतु पुस्तक पर लिखे तो निकट की नहीं देखे, दूरदृष्टि दोष है। तो उसकी आँख का निकट बिंदु पीछे हटा हुआ है, पहला क्वेश्चन सही है। दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, तो दूरदृष्टि दोष है तो रेटिना से पीछे बनता है, रेटिना से पीछे बनता है प्रतिबिंब। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग, दूर के साथ उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, निश्चित फोकस दूरी वाला। इसलिए प्रश्न संख्या समाप्त होती है।